नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस चैनल को, देश की पुकार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, जैसा कि हिंदी सिनेमा में होता है कि दो भाई बचपन में होते हैं, फिर वो एक भाई मेले में कहीं बिछड़ जाता है, फिर कई साल वो वापस कोई निशानी उनको मिल जाती है दोनों भाइयों को। फिर वो दोनों भाई एक निशानी देख के आपस में पहचान करते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के घर आते हैं और माँ उनको देख के बहुत खुश होती है। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियों पर बहुत सारी फिल्में हिंदुस्तान में बनी हुई हैं। तो ऐसी एक कहानी की पटकथा राजस्थान कांग्रेस में यहाँ लिखी गई है कि दो लोगों में विवाद है, फिर आखिर कांग्रेस हाईकमान उन दोनों में एक समझौता वार्ता कराता है। वार्ता के इशू तो तय नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों जो पक्ष हैं वो इस बात पर ज़रूर सहमत हुए कि जो भी मुकाबला करेंगे प्रतिस्पर्धा का, आगे आने वाली चुनौतियों का, वे निश्चित तौर पर मिलजुल कर करेंगे। और अभी ताश के पत्तों का खुलासा नहीं हुआ है कि किसके पास हुक्म का इक्का गया, किसके पास बेगम गई, किसके पास गुलाम गया। इनका खुलासा भी होना बाकी है। दरअसल ये सब ट्रायल के तौर पे चल रहा है और इस ट्रायल को पिक्चर में कन्वर्ट होना है। तो वो देखना है कि राजस्थान में जो सीन क्रिएट होता है कांग्रेस का, वो आखिर क्या होता है। सचिन पायलट ने कल जो समझौता किया है, जो सहमति जताई है अशोक गहलोत से कि अब वो चुनाव तक शांत रहेंगे, और अभी जो उन्होंने आंदोलन की जो घोषणा कर रखी थी 31 तारीख तक अल्टीमेटम दे रखा था, और उन सब पर फिलहाल जो है ये तमाम मुद्दे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। लेकिन एक नई बात और है कि अब सचिन पायलट को मुकाबले में उतारा जाएगा, वो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ उतारा जाएगा। ये अब चुनाव चूंकि कांग्रेस मिलजुल के लड़ेगी, तो अब कांग्रेस में के सामने जो भी प्रतिद्वंदी होगा वो उसका प्रतिस्पर्धी होगा, वह उसको चुनौती देने वाला होगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यदि राजस्थान में कांग्रेस के सामने कोई बड़ी चुनौती है, कोई अपने क्षेत्राधिकार को यदि सुरक्षित रखे हुए है, तो वे आरएलपी के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो सांसद हैं नागौर के, वे हनुमान बेनीवाल हैं। तो अब निश्चित तौर पर जो मुकाबला होगा वह बड़ा दिलचस्प होगा आगे आने वाले दिनों में। अभी आप देखेंगे कि चुनावी सभाएं और रैलियां होंगी तो किस कदर एक दूसरे के सामने मौजूदगी में अलग अलग सभाओं में वार प्रत्यारोप वार प्रतिवार किया जाएगा, आरोप प्रत्यारोप दिए जाएंगे। और दिलचस्प ये होगा कि ये जो दोनों कद्दावर राजस्थान के युवा नेता हैं, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल, आखिर एक दूसरे को कैसे लेते हैं और एक दूसरे के जो चुनावी प्रचार के जो मोर्चे हैं उस पर जो जवाब है, जो रिप्लाई है एक दूसरे को, वो आखिर देते कैसे हैं। आप जानते ही हैं इस बात को कि राजस्थान में नागौर के जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उनके पीछे एक ज़बरदस्त कौम की ताकत है और वह है जाट। हालांकि वह जाट के अलावा भी इस बात का दावा करते रहे कि उन्होंने एक दलित महिला को विधायक उनकी पार्टी ने बनवाया है, और दूसरे भी और जो पंच सरपंच या प्रधान हैं वो जीते हैं, वो दूसरी पार्टियों के जातियों के लोग हैं। वे केवल सिर्फ जाटों के नेता नहीं हैं। और इस बात की ताकीद भी उन्होंने बाकायदा जाट महासभाओं के जो 2 महासभा हुई थी उसमें जाट नेताओं को चेतावनी देते हुए की थी कि इस तरह के जो फर्जी जाट नेता हैं वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके पास असली जो जाट हैं, असली उनके जो चाहने वाले हैं, असली जो उनके समर्थक हैं, असली जो जाटों का उद्धार करने वाले हैं, वे उनके साथ बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में जुड़े हुए हैं। इसलिए वे अभेद है, जाट नेता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह वे कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को भी चुनौती देते रहे कि ये दोनों पार्टियां उनके इलाके में आकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, चाहे वे कितना ही प्रयास कर लें। और उन्होंने, हनुमान बेनीवाल ने, आप पता ही है कि वसुंधरा राजे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ वार करने में भी उन्होंने कोई पूरा दम लगा रखा था, पूरी ताकत लगा रखी थी। और उन्होंने न सिर्फ सरकार को बल्कि इस बात का लोहा मनवाया है कि न केवल राजस्थान में बल्कि दूसरे राज्यों में भी उनकी एक हैसियत है। यह हैसियत उन्होंने मनवाई हनुमानगढ़ में। पिछले दिनों जब किसान पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे तो उन्होंने बाकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री मान से जाकर बातचीत की और वे पानी का रास्ता खुलवाया। जो काम राज्य सरकार को करना चाहिए था वो हनुमान बेनीवाल ने किया। तो कुल नटशेल में बात इतनी है
कि हनुमान बेनीवाल निश्चित तौर पर राजस्थान में बेशक तीसरी ताकत नहीं बन पाए, हालांकि उनकी उम्मीद ये थी कि सचिन पायलट शायद कांग्रेस को छोड़ दें और उनके उनके साथ हाथ मिला लें, तो वो मिलकर एक तीसरी ताकत राजस्थान में गुजर और वोटों और जाटों का जो वोट बैंक है प्लस ओबीसी की जो दूसरी कास्ट है जो दोनों के समर्थन में है, उनको मिलाकर एक राजस्थान में तीसरी ताकत के तौर पर वो एक मोर्चा तैयार कर सकें। लेकिन अभी फिलहाल तो ये उम्मीद बिल्कुल उनकी जो है वो धाराशायी लगती है। लगता नहीं है कि हनुमान बेनीवाल का जो ऑफर है वो सचिन पायलट को रास आया। यही वजह है कि सचिन पायलट ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने एक समझौता वार्ता के तहत अपना जो प्रस्ताव था, जो आंदोलनकार जो तमाम जो मुद्दे उन्होंने उठा रखे थे, वे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। सचिन पायलट राजस्थान में युवा नेता हैं जैसे हनुमान बेनीवाल हैं। सचिन पायलट जैसे जाटों के बड़े लीडर राजस्थान में आज की तारीख में यदि कोई कहे जाएं, माने जाएं, जिनका दबदबा है और जिनके पीछे मतलब ज़बरदस्त युवाओं की फौज है, वो हनुमान बेनीवाल हैं। ठीक इसी तरह से जैसे हनुमान बेनीवाल हैं, राइट इसी तरह से सचिन पायलट भी राजस्थान में गुर्जरों के नंबर 1 नेता हैं और उनके आसपास कोई दूसरा गुर्जर बड़ा नेता नज़र नहीं आता जिसमें इतनी ताकत हो, जो सभाओं में, जनसभाओं में, रैलियों में भारी लोगों की तादाद को आकर्षित कर सकता हो, खींच सकता हो। और यह बात सचिन पायलट चुनाव से पहले जो किसान रैलियां हुई थी अभी पिछले दिनों, उन्होंने राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, इस तरफ कई किसान रैलियां की थी। उन किसान रैलियों में जो भारी संख्या में जो लोग उनको देखने सुनने आए, उससे इस बात का अंदाज़ा लग गया कि सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान में जो युवा नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, निश्चित तौर पर उनसे कहीं सबसे ज़्यादा है। और अभी जो उन्होंने जो जन संघर्ष यात्रा निकाली थी अजमेर से जयपुर तक, उस दौरान जो आपने भीड़ का नज़ारा देखा होगा, उनकी यात्रा के दौरान जो साथ चल रहे लोग थे वह केवल गुर्जर ही नहीं थे बल्कि दूसरी जाति के जो युवा थे, जो उनको चाहने वाले थे, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं, वो लोग भी उसमें बड़ी संख्या में शामिल थे। जब जयपुर में समापन रैली हुई तो आपने देखा होगा कि बड़ी भारी संख्या में लोग उनको सुनने पहुंचे, ये देखने पहुंचे कि आखिर सचिन पायलट क्या आप नया काम करने जा रहे हैं, क्या राजस्थान की राजनीति को नए मुकाम पर ले जाएंगे। और ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो सचिन पायलट के व्यक्तित्व का पहलू हैं। ठीक इसी तरह से हनुमान बेनीवाल में भी वो कशिश है, वो आकर्षण है जो युवाओं को निश्चित तौर पर अपनी तरफ खींचता है। अब देखना यह है कि अब जो चुनावी मुकाबला सीधा सीधा होगा, अब चूंकि अब ऐसा कोई समझौता हो नहीं सकता, चूंकि हनुमान बेनीवाल ने जो ऑफर दिया था सचिन पायलट को, तो सचिन पायलट ने शायद वो स्वीकार नहीं किया, ऑफर निश्चित तौर पर स्वीकार नहीं किया, शायद क्या सामने दिख ही रहा है, नज़र ही आ रहा है। और हालांकि उन्होंने उस वक्त भी कोई बेनीवाल के ऑफर पर प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करी थी, तो कहीं ना कहीं ये संभावना उस समय नज़र आ रही थी कि शायद यदि कांग्रेस में उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको यदि कांग्रेस में जो उनकी मांगे हैं, जो उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसका कोई समाधान नहीं निकाला, तो हो सकता है एक ये संभावना हो कि वे शायद हनुमान बेनीवाल से हाथ मिला लें। लेकिन अब चूंकि फिलहाल ये रास्ता बंद है, तो निश्चित तौर पर अब जो आगामी चुनाव में जब रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, तो सचिन पायलट को ये मोर्चा भी संभालना होगा। आपको याद होगा कि सचिन पायलट इससे पहले भी देश के कई चुनावी जब चुनाव हुए राज्यों में, चाहे वे छत्तीसगढ़ हो या दूसरे हों, हिमाचल हो या दूसरे राज्य हों, पंजाब हों, तो उनको स्टार प्रचारक के तौर पर कांग्रेस ने भेजा था और निश्चित तौर पर उनको सुनने वहाँ भी भारी संख्या में लोग आए थे। और वे सचिन पायलट अच्छे वक्ता हैं, वे इस बात में उनका ज़बरदस्त कमांड है अलग अलग विषयों पर, और वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या केंद्र की भाजपा के खिलाफ बोलने में, उन पर प्रहार करने में बहुत तेज तर्रार माने जाते हैं और अच्छे युवा वक्ताओं के में उनकी कांग्रेस में गिनती होती है। और यह माना भी जाता है कि इसके अलावा चूंकि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है गुर्जरों का, इसलिए कांग्रेस उनका उपयोग ऐसे राज्यों में करती आई है। हालांकि गुर्जर वोट बैंक के अलावा भी सचिन पायलट, आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में भी जब चुनाव हुए थे तब भी उनको वहाँ भेजा गया था, हालांकि वहाँ गुर्जर नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर वो एक करिश्माई युवा नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कांग्रेस ने जो उनको मनाया है वो इसी कारण से मनाया है कि कहीं राजस्थान में कांग्रेस के दो टुकड़े नहीं हो जाएं। यही वजह थी कि उनको मनाकर वापस जो है
समझौते की टेबल पर लाया गया और समझाया गया कि निश्चित तौर पर उनको कोई ना कोई बड़ा ऑफर दिया गया होगा। ये चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, कि आखिर सचिन पायलट किन मुद्दों पर सहमत हुए और अब पार्टी यदि वापस सत्ता में लौटती है तो उनकी पोजीशन पार्टी में क्या होगी। खैर, अब लगता ये है कि अब सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वे हनुमान बेनीवाल के उन इलाकों में जाकर जब चुनाव प्रचार करेंगे, सभा करेंगे, तो उनको चुनौती देना और ये पार्टी के सामने साबित करना कि वहाँ भी उनका दबदबा कायम है और उनका प्रचार, उनको चाहने वाले, उनको सुनने वाले, उनको समझने वाले वो पूरे प्रदेश में मौजूद हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल का जो किला है वो आसान नहीं है। उसको भेदना सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए या वसुंधरा राजे के लिए आसान नहीं रहा है। आपने देखा ही होगा पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल अपने अकेले के बलबूते न केवल सांसद बने बल्कि विधानसभा के पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के 3 विधायकों को जिता लाए। तो दोस्तों, ये कोई कम बड़ी ताकत नहीं है। तो अब 2 युवा आकर्षक और ताकतवर नेता आमने सामने होंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुकाबला कितना शानदार है, क्या परिणाम आते हैं। दोनों नेता एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं। आखिर जब आरोप प्रत्यारोपों का मुकाबला होगा तो देखना ये है कि आखिर हनुमान बेनीवाल पर जब वो कोई ना कोई प्रहार करेंगे तो उसका जवाब उनको क्या मिलेगा, और जब हनुमान बेनीवाल कुछ कहेंगे तो सचिन पायलट उसके बदले में क्या उत्तर देंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अब राजस्थान की जो चुनावी गाड़ी है वो थोड़ी आगे खिसक गई है और एक नए पॉइंट पर आके खड़ी हो गई है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को हनुमान बेनीवाल जैसे छत्रपों से निपटना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह कोई चुनौती साधारण नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी ताकत लगा रखी है। वे जगह जगह सभाएं कर चुके हैं और उनकी सभाओं में भी बड़ी भारी तादाद में लोग उनको सुनने पहुंचते हैं। वे निडर और साहसी माने जाते हैं इस मामले में कि वो किसी से डरते नहीं हैं। निश्चित तौर पर सचिन पायलट जितने बहादुर हुए हैं, जैसे सचिन पायलट घबराते नहीं हैं और उन्होंने एक इतना बड़ा स्टैंड लिया जो कांग्रेस में दूसरे नेताओं के लिए लेना आसानी से संभव नहीं है। या तो ज़्यादातर नेता आत्मसमर्पण कर देते हैं या कोई ना कोई छोटा मोटा पद लेकर वहाँ समझौते की मुद्रा में पहुँच जाते हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं की खास बात यह है कि इन्होंने आसानी से समझौते नहीं किए। हनुमान बेनीवाल ने तमाम पद और ऑफर ठुकराकर अपनी एक नई पार्टी खड़ी करी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। वही सचिन पायलट जिन्होंने आसानी से समझौता नहीं किया, जब तक आला कमान ने कोई निश्चित तौर पर सम्मानजनक कोई सूत्र या कोई फार्मूला नहीं ढूंढा होगा। और उसके बाद ही सचिन पायलट वापस नए सिरे से, अब उनका एक नया चेहरा, नया तौर तरीका, नया तेवर देखने को आपको मिलेगा कि अब वो किस तरह से कांग्रेस की कमान संभालते हैं। और लगता यही है कि चुनाव में भी उनको निश्चित तौर पर कोई ना कोई चुनाव प्रचार प्रभारी की, जैसा कि मैंने कल भी आपको इस विश्लेषण में बताया था कि निश्चित तौर पर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी राजस्थान में। यदि उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं भी बनाया जाता वापस तौर पर, तो निश्चित तौर पर चुनाव में वितरण के दौरान या चुनाव में जो चुनाव संयोजक होते हैं राजस्थान में जो बनेंगे, उसमें हो सकता है सचिन पायलट को शामिल किया जाए। तो दोस्तों, कुल मिला के बात कहानी ये है कि अब ये पटकथा इसने एक थोड़ा सा इंटरवल के बाद नया टर्न ले लिया है। और अभी देखना ये है कि आखिर इस फिल्मी जो कांग्रेस की कहानी है, ये जो पटकथा चल रही थी बहुत दिनों से, आखिर इसका समापन कहाँ होता है और अब कौन कौन से सीन क्रिएट होने बाकी हैं, अब क्या क्या नया नाटक, क्या नया ड्रामा होना है, कहाँ क्लाइमेक्स पहुँचेगा, अब ये सब देखना बाकी है। अब आपको इंतजार रहेगा चुनाव के बाद के परिणामों का, और उससे पहले पहले बहुत सारी गतिविधियां राजस्थान में होंगी। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि कल जो है आज़ाद पार्टी सेना के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने भी एक जनसभा जोधपुर में की है। और इससे पहले ओवैसी भी राजस्थान में 2-3 जगह सभाएं कर चुके हैं। तो अब उनका निशाना भी राजस्थान के विधानसभा चुनाव है। वे भी चाहते हैं कि राजस्थान में कहीं ना कहीं सत्ता में हिस्सेदारी उनकी पार्टी को भी मिले, तो उनका प्रयास भी है। तो ये जो तमाम समीकरण राजस्थान में आपको दिखते नजर आ रहे हैं, ये बनते बिगड़ेंगे आगे चलकर। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अलग अंदरूनी और बाहरी मामले हैं, कांग्रेस के लगभग दिख ही रहे हैं आपको सामने। दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं वे भी कयास लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी एक मौका राजस्थान में पैर जमाने के लिए मिल जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो पूरी जो फिल्म है राजस्थान के राजनीतिक चुनाव की, वे अब किस दिशा में जा रही है और ऊँट किस करवट बैठेगा, अब ये देखना बड़ा जोरदार होगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विचार
मुझ तक ज़रूर भेजिए ताकि मैं उन्हें आगामी डिबेट में विश्लेषण में शामिल कर सकूं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए अंत तक, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना प्लीज़ नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।